अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो ये हमारा लेक्चर होगा आज का, ये हमारा चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे एंड जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे बुक के, उसको भी इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। अच्छा, तो आगाज़ करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम किसी, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो हम उसको कोई ना कोई वो दे रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। ऑब्वियसली फिर वर्क डन भी होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने इसको थ्रो किया ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा। अच्छा, तो ये नीचे की तरफ फिर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है ना, ठीक है। अब जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर की तरफ फेंक दूँ, इतना ऊपर फेंक दूँ जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? अर्थ का ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाए। फ़र्ज़ करें ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अभी जो मैं डॉटेड रीजन बना रही हूँ, ये फ़र्ज़ करें वो रीजन है जहाँ पे ये वैक्यूम में इसका ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है, यानी कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये जो डॉटेड मैंने लाइंस इसके सराउंड में बनाई हैं, ये वैक्यूम तक वो डिस्टेंस है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रही होगी ऑब्जेक्ट को। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि वो जब मैं ऑब्जेक्ट को लॉन्च करूं और मैं उसको इतनी स्पीड दे दूं, ये जो डॉट से बाहर का रीजन है, फ़र्ज़ करें ये वो रीजन है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट को उतना लॉन्च करूँ, यानी कि उसको उतनी वेलोसिटी के साथ लॉन्च कर दिया जाए कि वो अर्थ के उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाए। तो वो जो वेलोसिटी मैं उस ऑब्जेक्ट को दूंगी थ्रो करने के लिए, वो होगी मेरी एस्केप वेलोसिटी। समझ आए इतनी बात? जो हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को दे रहे होते हैं, जैसे अगर इस मार्कर को उछालूं तो ये ऑब्वियसली नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि हम इसको उतनी ही वेलोसिटी दे रहे हैं जिसकी वजह से जिसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट लग रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उतनी वेलोसिटी के साथ लॉन्च कर दूं कि इस हद तक कि वो वापस ही नीचे ना आए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, आएगा जब वो, मतलब जैसे हम किसी रॉकेट वगैरह को ऊपर लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट ऐसा तो नहीं है ना कि एक टाइम तक वहाँ गया जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़ीरो हो गया फिर नीचे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से, जब उसके लिए भी वर्क डन करना पड़ता है नीचे आने के लिए रॉकेट को भी। ऐसा नहीं है कि रॉकेट कभी नीचे नहीं आता, ठीक है। आपको फिर स्पेस में अगर आप चले जाएँ जहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, तो फिर आपको वापस आने के लिए अलग से वर्क डन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप रॉकेट को अगर हमने लॉन्च कर दिया, थोड़ी देर के लिए ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़ीरो हो गया, फिर वो खुद नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। जब यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या हुई, हमने ऑब्जेक्ट को वो स्पीड दी, वो ताकत दी लॉन्च करने के लिए, वो वेलोसिटी दी कि वो इस हद तक ऊपर चला जाए कि वो वापस नीचे ना आए। जैसे ये मार्कर तो नीचे आ रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट ना आए, वो उस जगह पे पॉइंट पे चला जाए जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब हम एस्केप वेलोसिटी की एक डेरिवेशन छोटी सी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, समहाउ जो था माइनस जी एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्थ की ही बात नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम जब इसके वेलोसिटी के लिए ड्राइव करेंगे, इसके वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी दे सकते हैं, मून पे दे सकते हैं, सूरज पे दे सकते हैं, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला कैसे लिया जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मेरी किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के किसी पॉइंट पे रखा हुआ था, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही थी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट दूर नहीं जा रहा था अर्थ से, यानी कि वही ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रही थी। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम इसके नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। ये जो स्मॉल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम वो मास है जो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, पेन हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कैपिटल एम है, उस केस में हम लोग ने अर्थ का मास भी ले सकते हैं। अगर अर्थ में से हम ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, अर्थ को एज ए रेफरेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे एम ई लिखेंगे और आर ई लिखेंगे, ठीक है। और जो मून के रेफरेंस से अगर बात की जा रही है, तो कैपिटल एम की जगह मून का मास आएगा, मून का रेडियस आएगा, जुपिटर के केस में जुपिटर का आ जाएगा। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ठीक है।
जो मेरा मास है वो तो सेम ही है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें मास और मास तो सेम ही है। मास ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं चेंज हो रहा ना, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेलोसिटी लगाई जा रही है। वही ऑब्जेक्ट मेरे अर्थ के रेफरेंस से बाहर जा रहा है, मतलब अर्थ की उस फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा है, तो एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा मेरे पास v²/2। ठीक है, कैपिटल G m अपॉन r। ठीक है, अब आप वेलोसिटी के लिए अरेंज कर दीजिए सिंपल। 2 उधर चला जाएगा, m अपॉन r, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो समहाउ फार्मूला ऐसे बन जाएगा मेरा 2 कैपिटल G m अपॉन r। ठीक है, ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई स्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के रेफरेंस से, तो हम लोग यहाँ पे अर्थ की चीज़ें डाल देते हैं। ये इसको r ही सपोज कर लीजिए, इसको m ही सपोज कर लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ क्या है 6 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है 6.38 एक्सपोनेंट 6। इन सब को अगर आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो समहाउ आपके पास आंसर आ रहा होगा 118 मीटर पर सेकेंड समथिंग। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1180 के साथ आएगा। ठीक है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोमीटर के अंदर आपका आंसर आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई स्केप वेलोसिटी अर्थ की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला ड्राइव करा, ये रहा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे तो, Gm अपॉन r²। ठीक है, यहाँ से Gm की वैल्यू निकाल लीजिए और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, Gm इज इक्वल टू Gr², वैल्यू डालिए अंदर। Gm की वैल्यू क्या निकाली आपने 2Gr² डिवाइडेड बाय r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। एक और आपके पास फार्मूला आ गया स्केप वेलोसिटी का, वो ये है 2Gr। ये G कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अर्थ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ पे है। अगर आप मून वगैरह के रेफरेंस से बात करें तो फिर वहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये हमने अर्थ के उससे बात की है। ठीक है, क्यों हो जाएगी चेंज बेटा, क्योंकि वहाँ पे मास भी तो चेंज होगा ना फिर मून का, वहाँ पे मून का रेडियस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है, ये आ रही है अर्थ के उस पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मास रखा है, अर्थ का रेडियस रखा है, इस वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिक, अच्छा, तो हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कवर कर लिए थे वो हमने 1 से लेके 5 तक कर लिए थे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम 6 से लेके 11 तक इनके न्यूमेरिकल्स को कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 121 पे। ठीक है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट कैन रीच टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज़ जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा देखें, जो हमें गिवन है वो उसका डेटा बना लीजिए। सिंपल हमें बोला गया है कि एक स्टोन है, उसको हमने अपवर्ड थ्रो किया, उसने ऊपर जाते हुए उसने जो हाइट कवर की, टोटल हाइट h2 जो बोली गई है वो है 10 मीटर। ठीक है, इनिशियल हमें वो वेलोसिटी बतानी है। उसने बोला है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। उसने जो डिस्टेंस जब 2 मीटर, मतलब ये तो जा रहा है ना ऊपर, जाते हुए इसने फासला कवर किया 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फिर जाके कुछ 10 मीटर कवर किया होगा ना। उन्होंने बोला है कि 2 मीटर जब फासला कवर कर लिया स्टोन ने, तो उस वक्त की उसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, फर्स्ट कर लें ये वो 2 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब हमने स्टोन को लॉन्च किया, मतलब
अपवर्ड थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब मुझे पता है मैंने जब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है तो फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज हुई होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी चेंज आया होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हाफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आई होप सबको पता होगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू mgh2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल भी कुछ होगी ना ज़ाहिर है उसकी, और फाइनल भी कोई ना कोई उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कोई ना कोई फाइनल होगी, कोई ना कोई इनिशियल होगी ना। जब हमने स्टोन को ऊपर थ्रो किया है तो ज़ाहिर दोनों एनर्जी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए हैं। और मैंने बस बताया भी थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या करें, हाफ और m को कॉमन आउट कीजिए। ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एम जी को कॉमन आउट कीजिए, जो फैक्टर्स कॉमन है उनको कॉमन आउट कीजिए। ठीक है, अच्छा जो वी एफ है उसको हमने फर्स्ट कर लिया वी के इक्वल है, और हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh2 माइनस h1। सिंपल वैल्यूज़ को पुट कीजिए, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh2 माइनस h1। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8। h2 क्या है मेरी? 10 है, माइनस 2। कैलकुलेट कीजिए इन सबको। आंसर आया मेरे पास 156। ठीक है, 156.8 रूट ले लीजिए क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ है। आंसर आ गया मेरे पास 12.52 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी है मेरे पास? ये मेरी वो वेलोसिटी है जब स्टोन ने ऊपर जाते दौरान 2 मीटर का फासला कवर किया, तो उस वक्त स्टोन की वेलोसिटी थी 12.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है वाला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्डिंग के टॉप पे है 200 जूल। ठीक है, अब हमने जब उसको ड्रॉप किया नीचे तो ज़ाहिर नीचे की तरफ आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी डिक्रीज़ होना शुरू होगी। ठीक है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नीचे आते हुए इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज़ हो रही होती है। सॉरी, जब उसने बोला कि जस्ट बिफोर ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी 160 जूल। हमें एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। अच्छा, पहले ये बात सुने कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो एक वर्क जो होता है ना वो एयर रेजिस्टेंस के थ्रू भी होता है। आमतौर पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस का जो वर्क होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? हवा की तरफ से आने वाली रुकावट। तो ऑब्वियसली जब वो हवा में है तो कोई ना कोई हवा भी तो उसके ऊपर जोर लगा रही होती है ना, हमें वो वाला वर्क यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। 200 माइनस 160 कर दीजिए, आप लोग के पास आंसर आ रहा होगा सिंपली 40 जूल्स। तो ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल सा था। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम नंबर 8 है ना बेटा, उसके अंदर जो एक फार्मूला यूज़ होगा, वैसे वो एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। ये जो फार्मूला है ना, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का ड्राइव हुआ फार्मूला है। ये आपकी किताब में फार्मूला है नहीं, इसको सिंपली याद कर लीजिए। मैं वैसे इसको बता देती हूँ बस थोड़ा सा ही कि इस फार्मूले का मतलब क्या होता है। कि जो मास, इस आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो मास एंड एनर्जी है ना वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब
कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये आप लोग का इस चीज़ से अभी कंसर्न नहीं है बेटा, क्योंकि ये फार्मूला ही आपकी बुक में नहीं है, बस ये न्यूमेरिकल था तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बस इस फार्मूले का मकसद मैंने आपको बता दिया कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास के अंदर हो सकती है। क्या है, कैसे है, क्यों है, वो कभी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। मास जो हमें गिवन है वो गिवन है 1 ग्राम। इसको किलोग्राम के अंदर अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई 1000 तो हो जाएगा ये 0.001 kg, ठीक है। यहाँ पे जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, m मास है, e एनर्जी है। हमें एनर्जी निकालनी है, हमने मास की वैल्यू सिंपल पुट की 0.01 नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 13 जूल्स, ठीक है। इसके ऊपर मतलब इस फॉर्मूले को सिंपल याद कर लेगा, एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं आएगा ये फॉर्मूला क्योंकि बुक में नहीं था वैसे तो आपकी। अच्छा, जो प्रॉब्लम 9 के अंदर अब क्या क्वेश्चन है, अब 1 किलोवाट मोटर पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट। अच्छा, हमें जो है इसके अंदर पावर गिवन है, ठीक है, वो है 1 किलोवाट। सिंपल अभी डेटा देख रहे हैं, मैं बताती हूँ फिर। हाइट हमें गिवन है इसके अंदर 10 मीटर। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ मास इट कैन पंप इन 1 आवर। मास फाइंड आउट करना है हमने। टाइम है गिवन है हमें 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। ये पता होनी चाहिए आपको, बात वैसे पता होगी। 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें बोला क्या गया है, अब 1 किलोवाट मोटर एक मोटर है जिसकी पावर हमें गिवन है 1 किलोवाट, ठीक है। अच्छा, किलोवाट भी पावर का ही यूनिट होता है, ठीक है। पम्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड से एक हाइट के ऊपर वो पानी को पम्प करती है, ठीक है। मोटर का काम क्या होता है, पानी को पम्प करना, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही होती है। इन शॉर्ट वो इंक्रीज़ करके हाइट के ऊपर उसको लिफ्ट कर रही है पानी को। और हाइट कितनी है, 10 मीटर हमें गिवन है। अच्छा, हमें बोले हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, कितने पानी का जो मास है उसको कितना 10 घंटे के अंदर, सॉरी 1 आवर के अंदर कितने पानी के मास को वो अपवर्ड पम्प कर सकती है। ये हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेटा हमें ये गिवन था, हमने लिख लिया। 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है ऑब्वियसली, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 के, 1000 वाट, ठीक है। अच्छा, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के, ठीक है। हमें इसके अंदर मास निकालना है। अभी देखिए मास कैसे आएगा, वर्क डन बराबर है पावर इनटू टाइम के। वर्क डन मेरा कहाँ हुआ है, हाइट के रिस्पेक्ट से हुआ है ना, पानी को कहाँ पंप किया गया है, ऊपर की तरफ पंप किया गया है, तो वर्क डन मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। पावर इनटू टाइम, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे से, मास चाहिए। मास के लिए अरेंज कीजिए अपॉन gh। मास के लिए मास चाहिए हमें, पावर क्या है 1000, टाइम 3600 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8, हाइट की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। इन सबको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो मेरा कैलकुलेट मैंने करके रखा था, तो आंसर मेरा आ रहा था समथिंग 36.73 एक्सपोनेंट 3 आ रहा था, ठीक है। ये आ रहा है मेरा किलोग्राम में। और हमें क्या बोला हुआ है कि कितने लीटर पानी का वो पम्प कर सकता है। अच्छा, तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 1 kg जो बराबर होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो आप इसको, अगर जो मेरे पास आंसर आया है वो kg में आया है ना, क्योंकि मैंने सारी क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में एम के इसके अंदर रखते हुए किया है, ठीक है। 73 एक्सपोनेंट 3, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो वो सिमिलर रिजल्ट आएगा, यानी कि 1 kg जो मेरे पास आंसर आया है वही मेरा 1 लीटर के अंदर होगा, क्योंकि 1 kg मेरा 1 लीटर के ही इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 10 में हमें क्या बोला हुआ है, अ रॉकेट ऑफ मास 2 kg लॉन्च इन एयर। अच्छा, मेरे पास एक रॉकेट है, उसका मास हमें गिवन है 2 kg का उसका मास है। बोला गया है कि उसको एयर के अंदर लॉन्च किया गया, मतलब पहले वो ग्राउंड में था इनिशियली, उसको लॉन्च किया, ठीक है। उसने जो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसने अपना जो उस डायरेक्ट रॉकेट जिस चीज़ से चलता है उसका फ्यूल होता है, कोई ना कोई फ्यूल बर्न होगा। जैसे जैसे वो अब डिस्टेंस कवर करता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि वर्क परफॉर्म हो रहा है। उन्होंने बोला कि जैसे वो 15 मीटर की हाइट कवर करता है तो 400 जूल उसका फ्यूल बर्न होता है, यानी कि जो फ्यूल है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वर्क के अंदर कन्वर्ट हुआ है ऊपर तक जाने में, सही है। हमें बोला है स्पीड निकालो रॉकेट की मैक्सिमम हाइट के ऊपर। मैक्सिमम हाइट पीक हाइट होती है जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि जब हम एग्जांपल दे रहे होते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया तो
ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 एक पॉइंट के ऊपर जाके होती है, उसकी पीक हाइट होती है, उसको हम कहते हैं एच मैक्सिमम। जहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की 0 हो जाती है ना जाके, एक पीक उसकी हाइट होती है जहाँ वो जाता है, रीच करता है, फिर वहाँ से वो नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट उस चीज़ को बोला, उसकी पीक हाइट, जहाँ पे वो उस हद तक गया है जहाँ तक उसका जाके फ्यूल बर्न हुआ है, मतलब फ्यूल कम हुआ है। हमें उसकी स्पीड निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जब रॉकेट को मैंने देखो लॉन्च किया तो उसने वर्क किया, वो हमें 400 जूल गिवन है। तो वो जो वर्क था वो किस चीज़ के इक्वल था? जब मैंने रॉकेट को देखो लॉन्च किया बेटा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज आया होगा और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी कोई ना कोई चेंज आया होगा ना। अंडरस्टूड है? आया होगा ना बेटा, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ज़ाहिर है वो हाइट के ऊपर गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई होगी, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली अलग ही होगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं? हाफ mv² माइनस हाफ mvi² प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला था? mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। जब मैंने उसको लॉन्च किया तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, ठीक है। वर्क डन मेरे पास 400 गिवन है, हाफ m को बाहर निकालिए, वी एफ को v ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी मेरे पास 0 थी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी अंडरस्टूड है कि 0 हो जाती है, ये वाला फैक्टर 0 हो गया ऑलरेडी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। mg को कॉमन आउट कीजिए, आपको जो हाइट गिवन है वो 15 मीटर गिवन है, वो आपको h2 माइनस h1 की सूरत में नहीं है, वो आपको डेल्टा h गिवन है, ठीक है। यही हमारी पीक हाइट है। 400 इज इक्वल्स टू हाफ, अरेंज करें, प्लस मास आपको गिवन था 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रखिए, हाइट आपको गिवन है 15 गिवन है आपको हाइट, ठीक है। अरेंज करिए आप इस पूरे को, ये मेरे पास 400 एज इट इज़ आया, ये 1/2, सॉरी यहाँ पे मास की वैल्यू मैं लगाना भूल गई, 2 गिवन है, v², इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 294 आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू प्लस में है 294, इसको उस साइड पे लेके जाइए, माइनस में चला जाएगा, माइनस 294, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर ले, रूट ले साथ साथ, मर्ज़ी आपकी, माइनस 294 आंसर आ गया, v² का आंसर है ये 106, रूट ले लीजिए ऑन बोथ साइड, आपका आंसर आ जाएगा 10.29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसका लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11 में देखिए, हमें बोला गया है अ मोटर पम्प्स द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, ठीक है। अच्छा, हमें ग्राम पर मिनट में इसका एक रेट गिवन है, यानी कि मास डिवाइड बाय टाइम, इसको हम कहते हैं रेट, ये हमें गिवन है 500 ग्राम पर मिनट, इसको अभी हम किलोग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मोटर ने क्या किया, वाटर को पंप किया है इस रेट के साथ, ये हमें रेट गिवन है, ठीक है। इस रेट के साथ वाटर को पंप किया, हाइट जो है किस हाइट तक किया काम उसने, पंप किस हाइट तक किया, 120 मीटर। मोटर की जो हमें एफिशिएंसी गिवन है, मतलब एफिशिएंसी मतलब काम करने की सलाहियत कह सकते हैं, इन शॉर्ट 50% गिवन है एफिशिएंसी, हमें मोटर के काम करने की एफिशिएंसी। देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज़ नीडेड, इनपुट हमें वर्क डन, सॉरी इनपुट हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए पहले तो हमें बोला भाई वो वाटर पंप है, सॉरी मोटर की पंप है, ठीक है। उसने क्या किया है, वाटर को अपवर्ड काम किया इसने, हाइट के ऊपर 120, हाइट 120 के ऊपर इसने पानी को क्या किया है, ऊपर की तरफ करा है, ऊपर की तरफ वो करा है, पंप करा है। मोटर का काम क्या होता है, वाटर को पंप करना, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इनपुट चाहिए कि इनपुट हमें निकाल के दिखाओ, ये बोल रहा है इनपुट पावर कितनी लगी होगी मोटर को वाटर को पंप करने में, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करेंगे, अब हमें पावर आउटपुट क्या होगा हमारे पास, देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम, मेरा वर्क डन क्या है, वो mgh की सूरत में स्टोर हुआ होगा, मेरा जो वर्क हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट हुआ है ना, ज़ाहिर है पानी ने, सॉरी मोटर ने जो पानी को पंप किया है वो हाइट के ऊपर किया है, कोई ना कोई हाइट कवर करते हुए किए, तो मेरा जो वर्क डन होगा वो mgh की इक्वल आएगा, और जो वो होगा वो पावर आउटपुट होगा, क्योंकि मुझे ये जो
हाइट के ऊपर काम हुआ है मेरा, ये मुझे आउटपुट की सूरत में मिला। वाटर जब पंप हुआ ऊपर तो वर्क हुआ और मुझे ये चीज़ आउटपुट की सूरत में मिली है, इस वजह से यहाँ पे आएगा mgh डिवाइड बाय टी। हम इस फॉर्मूला के थ्रू अभी पावर आउटपुट निकालेंगे। सबसे पहले इसको क्या करें, आप किलोग्राम पर सेकंड में लेके आइए। कैसे आएगा, इसको डिवाइड बाय 1000 कीजिए, जो आंसर आए 500 डिवाइड बाय 1000 करें, 0.5 किलोग्राम पर मिनट है। इसको पर सेकंड में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कीजिए, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है, ये आपको उम्मीद है पता होगा। तो आपके पास आंसर आ गया 8.333 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। अब आप निकाल लें पावर आउटपुट। सिंपल, कैसे निकालेंगे, अच्छा m/t एज इट इज़ रखें, मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। m/t की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये रही 8.33 एक्सपोनेंट -3, ये रही, ये आ गई 8.33 एक्सपोनेंट -3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। हाइट आपको गिवन है 120। पावर आउटपुट मेरे पास आ गई, क्या आई, कैलकुलेट करें, आ रही है 9.796 वाट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पावर इनपुट। इनपुट कितना लगा ये काम करने में, ठीक है। हमने पावर आउटपुट निकाल ली, अब हम निकालेंगे पावर इनपुट। उसके लिए हम एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, इसको हम ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ईटा, ठीक है। हमें पावर इनपुट चाहिए, ठीक है। पावर आउटपुट हमने अभी पीछे निकाली है, पावर आउटपुट भी हमारे पास है, एफिशिएंसी भी हमारे पास है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सिंपल वैल्यू डालिए, पावर इनपुट, पावर आउटपुट आपने अभी पीछे क्या निकाली थी, 9.796 वाट में आई थी। एफिशिएंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है 50% गिवन है, 50 आ गया यहाँ पे, 100 इंटू 100। कैलकुलेटर में सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 19.5 समथिंग, यानी कि 20 ही आ रहा होगा अप्रॉक्स, ठीक है, 92 वाट। अच्छा, तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है ये चैप्टर आप लोग को समझ आया होगा, और अगर इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे रही होंगी इंशाल्लाह।